नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का हिस्ट्री की फोर्थ क्लास के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था और दिल्ली सल्तनत में लास्ट हमने पढ़ा था कि कैसे भारत में मुगल सल्तनत की मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के उदय से लेकर मुगल साम्राज्य के अंत तक हम सारा कंप्लीट रीड करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मुगल वंश के शासक के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुगल वंश के कितने शासक हुए और हमें किन किन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जो आपके जिन्होंने नींव डाली मुगल साम्राज्य की वो थे बाबर। तो हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर जो आपके अंतिम मुगल सम्राट थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर सिर्फ उनके बारे में ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में, जिनका कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। बाबर का कार्यकाल रहा 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर भारत के मुगल वंश का संस्थापक था, जिसने लोधी राजवंश को खत्म कर मुगल वंश को स्थापित किया, जिसका पूरा नाम जाहिर उद उद दीन मोहम्मद बाबर था। तो कल आपने पढ़ा था पानीपत की पहली लड़ाई, जब जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी, उसके अंदर इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने वहां पर दिल्ली सल्तनत का पे जो है अपना मुगल साम्राज्य की नींव को वहां पर रखा था। ठीक है, चलिए तो बाबर के बारे में मुख्यतः आपसे चार चीजें पूछी जाती है। उसने युद्ध कौन कौन से लड़े। ठीक है, तो 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, किसके साथ लड़ा गया? राणा सांगा के साथ आपका। ठीक है, इसमें कौन विजयी हुआ? बाबर विजयी हुआ। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। 1529 में घाघरा का युद्ध मोहम्मद लोदी के साथ आपका लड़ा गया। ठीक है भाई, सो यहां पर अफगानों के साथ लड़ा गया था। सो यहां पर 1530 में जो है वो बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यहां पर कुछ फैक्ट्स भी आते हैं बाबर के लिए। इनके अलावा जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसको 2 बार दफनाया गया? 2 बार किसे दफनाया गया? तो उसमें आएगा बाबर को। ठीक है, बाबर को भाई। ठीक है, सबसे पहले जो बाबर को दफनाया गया था वो दफनाया गया इसकी मृत्यु के बाद आगरा में। ठीक है, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसको जो है कहाँ दफनाया जाए? काबुल के अंदर दफनाया जाए। ठीक है, सो काबुल के अंदर शेर शाह ने क्या किया? इनको दोबारा से निकाला और दोबारा से इनको कहाँ दफनाया? काबुल में। ठीक है, कहां पर? काबुल के अंदर। ठीक है, तो सवाल आता है कौन से मुगल बादशाह को 2 बार दफनाया गया? बाबर को। ठीक है, अब इन्होंने अपने आप को कुछ उपाधि दी, जैसे कलंदर, कलंदर। ठीक है, कलंदर और गाजी। ठीक है भाई, कलंदर और गाजी की उपाधि से इन्होंने खुद को अलंकृत किया। कहा कि भाई आज से मैं अपने आप को उपाधि देता हूं, किसकी? कलंदर की और गाजी की। ठीक है, और बाबरनामा, इनकी आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा। ठीक है, चलिए यहां पर फैक्ट्स खत्म हो जाते हैं बाबर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यहां पर हुमायूं के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जो काल था वो 1530 से 1540 और 1555 से 1556, 2 हिस्सों में इन्होंने राज किया। वो क्यों किया वो भी हम आगे अब जानेंगे। हुमायूं एक मुगल शासक था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रहा। ठीक है, भारत में उसे शेर शाह सूरी ने युद्ध में पराजित कर दिया, जो कि चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खान की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने अपने को शेर खां की उपाधि से सुशोभित किया। अब देखिए हुआ क्या। हुमायूं राज कर रहा था आपका। ठीक है, तो अब हुमायूं 1530 में राज कर रहा था, तो उसी बीच में क्या हुआ? शेर शाह बाबर जो था उसका सेनापति था। ठीक है, बाबर का सेनापति था, तो इसने क्या किया? अटैक कर दिया किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। अब जब हुमायूं के ऊपर 1540 के अंदर इसने अटैक किया तो हुमायूं जो है वो हार गया। ठीक है, सो हुमायूं हारने की वजह से क्या हुआ? गद्दी छोड़कर भाग गया।
ठीक है, गद्दी छोड़कर भाग गया तो 1540 से 1555, ठीक है, मतलब 15 वर्षों तक वो कहीं कहीं घूमता रहा, कहीं अफगानिस्तान की तरफ और काबुल की तरफ घूमता रहा छुपता हुआ। और 15 वर्ष बाद जब उसको लगा कि हाँ शेर शाह का थोड़ा सा दबदबा कम हो गया, तो उसने दोबारा से अटैक किया, और अटैक करने के बाद उसने वापस से दिल्ली को जीता और फिर 1 साल ही राज किया, और उसके बाद उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, चलिए आगे उनके बारे में और फैक्ट देखते हैं। बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 में, बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई भी इसको बोलते हैं। 2 लड़ाइयां जो थी वो मुख्यतः लड़ी गई थी, किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा। हुमायूं के साथ इस लड़ाई में, हुमायूं के साथ उनके भाई हिंदाल और अस्करी भी थे। हुमायूं इसमें पराजित हुआ और निर्वासित होना पड़ा। निर्वासित का मतलब भागना पड़ा अपने देश को छोड़कर, ठीक है। उसे निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में बिताया। अंत में ईरान के शासक तहमाश्य की शरण ले ली, ईरान में जाकर वहां पर शरण ली। ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार, मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों को जीता, और उसने 1555 ईस्वी में शेर शाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर से दिल्ली आगरा पर अपना अधिकार जमाया। ठीक है, 1556 में उनकी मृत्यु दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो गई। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि वो शेर शाह सूरी का थोड़ा कम हो गया, तो 1555 के अंदर दोबारा से आक्रमण किया और उसके बाद दिल्ली को दोबारा जीत लिया। लेकिन दोबारा जीतने के बाद भी वो ज़्यादा दिन तक इसका लुत्फ नहीं उठा पाए, क्योंकि 1556 ईस्वी के अंदर दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। अब इसमें एक सवाल और आता है कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो हुमायूं नामा था, जो इनकी आत्मकथा थी, वो किसने लिखी, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो वो लिखी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम, ठीक है भाई, गुलबदन बेगम ने इनकी क्या की, आत्मकथा लिखी। ठीक है, चलिए बस, तो जो हुमायूं है वहाँ पर आपको याद रखने, बिलग्राम की लड़ाई को याद रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो चौसा की लड़ाई को याद रखना है, और इनकी आत्मकथा को किसने लिखा ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि शेरशाह सूरी ने भी क्या किया था, इनको हराया था और उसके बाद कुछ टाइम तो राज किया था दिल्ली पे, तो इनके बारे में भी एक बार पढ़ते हैं। सूरी ने अपने शासनकाल में जो मेन चीज़ें वही पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का, जीटी रोड का निर्माण करवाया, यातायात की सुगम व्यवस्था की। आपको बता दें कि सूरी दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस विशाल रोड का निर्माण करवाया था। तो एक सवाल आता है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह ने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। उनका गृह नगर सासाराम स्थित उनका मकबरा एक कृत्रिम झील के से घिरा हुआ है। तो यहां पर 2 ही सवाल आपके बनेंगे। सबसे पहले जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, शेर शाह ने, और दूसरा सवाल बनता है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा था वो कहां पर है, सासाराम। ठीक है, तो ये 2 सवाल ही आपके शेर शाह से पूछे जाएंगे, इसके बाद आपसे नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। ठीक है, उसके बाद अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर अपने आप में से जितने भी मुगल बादशाह हैं उनमें से आपको सबसे ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है तरक्की में, भारत की में, क्योंकि जितने भी मुगल बादशाह थे वो मुगलों की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान था, लेकिन ये क्या थे, अकबर जो थे ये दोनों धर्मों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चले। साथ में इन्होंने हिंदू जो रानी थी आपकी, उनसे भी विवाह किया। तो इस तरह से इनके काल में जो हिंदू धर्म था वो भी पनपा और मुस्लिम जो धर्म था वो भी यहां पर पनपा। ठीक है, चलिए जानते हैं। अकबर का शासनकाल 1542 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। तो पहला सवाल बनेगा, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, तो हेमू और अकबर, इसमें अकबर विजयी हुआ। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, दूसरा इसका सवाल बनता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, 1576 में, और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर क्या रहा, विजयी रहा। ठीक है, 2 सवाल यहां से बन गए अकबर के। अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया, तो तीसरा सवाल, दीन इलाही धर्म किसने स्टार्ट किया, अकबर ने। वह बीरबल पहला हिंदू शासक था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया। ठीक है, तो पहला हिंदू शासक कौन था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया, तो यहां पर जो आपका सवाल बनता है और उसका जवाब क्या होगा, बीरबल आपका। ठीक है, तो यहां पर आपके 4 सवाल बन गए हैं। इसी में से तानसेन अकबर के दरबार का मुख्य गायक था, पूछा जाता है तानसेन किसके दरबार के प्रमुख गायक थे, तो आपसे 5वां सवाल भी यहां पर बन गया, अकबर ने अमृतसर बसाने के लिए गुरु अमरदास को भूमि दी। 6वां सवाल बनता है, गुरु अमरदास, सिखों के गुरु अमरदास को भूमि किसने दान दी थी, तो उसमें होता है आपका अकबर ने दी थी। ठीक है, यहां पर 6 सवाल आपके बन गए हैं।
अकबर ने जजिया व तीर्थयात्री कर को समाप्त किया। ठीक है, तो जजिया और तीर्थयात्री कर जो था वो किसने समाप्त किया? अकबर ने। 7वां सवाल बन गया, फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी था जिसे अकबर ने बसाया था। 8वां सवाल यहां पर बन रहा है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। 9वां सवाल है, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था तो जो अबुल फजल है उसने क्या लिखा? अकबरनामा लिखा। ठीक है, चलिए, अपनी गुजरात विजय के उपलब्ध ने अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। तो गुजरात में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? 10वां सवाल, अकबर ने बनवाया। किसके उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। पूछा जाता है नवरत्न किसके दरबार में थे? तो किसके में थे? आपके अकबर के अंदर। ठीक है, अकबर ने महाभारत और पंचतंत्र का अनुवाद भी करवाया। 12वां सवाल यहां से बन रहा है, महाभारत और पंचतंत्र का फारसी के अंदर किसने अनुवाद करवाया? तो किसने करवाया था? आपका अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। सवाल नंबर 13, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने करवाया। बीरबल यूसुफ जय विद्रोह को दबाने के दौरान मारे गए। बहुत बार पूछा जाता है। सवाल नंबर 15, बीरबल कौन से विद्रोह को दबाने के दौरान मारे गए? यूसुफ जयों के विद्रोह को दबाने के दौरान। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अकबर से रिलेटेड 15 सवाल हो गए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। ठीक है, चलिए, जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने आप को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर स्थापित किया। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या था जहांगीर का? सलीम। गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने अपने नाम को क्या नाम ले लिया? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर को न्याय की बेल या चेन के नाम से भी जाना जाता है, जो सोने की बनी हुई थी। जहांगीर ने अपने महल के बाहर एक सोने की बेल चेन लटकाई हुई थी। जब आप उसको कोई खींचता था, हिलाता था, तो उसको न्याय मांगना होता था, तो उसको हिलाकर, उसको बजाकर आप वो न्याय मांग सकता था। इसलिए उसको न्याय की चेन की वजह से भी जाना जाता है। ठीक है, जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी। ये भी यहां पर सवाल बनता है, 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दी? जहांगीर ने। चित्रकला जहांगीर के समय में अपने चरम पर थी। बहुत बार पूछा जाता है, चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासन काल में अपने चरम पर थी, या उसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है? इस काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जहांगीर के काल को। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। ये टेरी नहीं है भाई, ये एडवर्ड टेरी है, टेरी। ठीक है, यूरोपियन यात्री जहांगीर के दरबार में आए। ठीक है, तो सर कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो के बारे में तो बहुत पूछा जाता है कि वो किसके दरबार में आए? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर अपनी फैक्ट्री खोली? सूरत के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं शाहजहां के बारे में। ठीक है, शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां जहांगीर का पुत्र व अकबर का पोता था। ठीक है, अकबर का पोता और जहांगीर का पुत्र था। उसके बाद बैठा शाहजहां गद्दी पे जहांगीर के बाद। इसका जन्म 5 फरवरी 1592 लाहौर में हुआ था। ये नहीं पूछा जाएगा। जहांगीर ने खुर्रम को, इनका नाम क्या था स्टार्टिंग का? जहांगीर ने, शाहजहां का नाम था खुर्रम, स्टार्टिंग का नाम। ठीक है, ओरिजिनल नेम। शाहजहां की उपाधि से नवाजा, इसलिए उनको शाहजहां के नाम से जाना जाता है। किसने? उनके पिता ने उनको नवाजा। ठीक है, शाहजहां के शासन काल में ही फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेविनियर तथा इटालियन यात्री मनुची भारत आए। ठीक है, तो शाहजहां के टाइम में फ्रांसीसी यात्री कौन थे? बेनियर और ट्रेविनियर, और इटालियन यात्री थे मनुची। ठीक है, वो भारत आए। इन्होंने शाहजहां के शासन काल का वर्णन किया। शाहजहां एक बेशकीमती तख्त पर आसीन होता था, जिसे तख्त ताउस मयूर सिंहासन कहा जाता था। ठीक है भाई, तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, या इंग्लिश में बात करें तो पिकॉक थ्रोन। पिकॉक थ्रोन। ठीक है, तो पिकॉक थ्रोन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, और उसका नाम है तख्ते ताउस भी उसको कहा जाता था। ठीक है, शाहजहां के शासन काल में स्थापत्य कला और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णिम युग था। अब जहांगीर का जो काल था वो स्वर्णिम या गोल्डन एरा था आपका चित्रकला के लिए, और ये था आपका आर्किटेक्ट के लिए। मतलब बिल्डिंग्स, इनके निर्माण में बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया गया। ठीक है, जैसे कि आगे हम देखेंगे, शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई प्रसिद्ध इमारतें बनवाई। ठीक है, कौन कौन सी? आगरा में ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, आगरा के किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम,
मुसम्मन बुर्ज, लाहौर स्थित शालीमार बाग, सालामार गांव, शीश महल, काबुल, कंधार, कश्मीर में कई महल, बगीचे और इमारतें बनवाई। ठीक है, तो इन्होंने इतनी ज़्यादा इमारतें बनवाई जो मुगल संस्कृति को, जो मुगल आर्किटेक्ट है उनको हाईलाइट करती है, इसलिए इनके टाइम को आर्किटेक्ट के हिसाब से या इमारतों के हिसाब से आपके गोल्डन टाइम जो है वो कहा जाता है भाई। ठीक है, चलिए, शाहजहां ने लाहौर तक रावी नहर का निर्माण करवाया। शाहजहां ने कहां तक? लाहौर तक। कौन सी नहर का? रावी नहर का। 1558 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में कैद कर कर खुद गद्दी पर बैठ गया और 1616 में शाहजहां की 8 साल जेल में रहने के बाद मृत्यु हो गई और उसे मृत्यु के बाद ताजमहल में ही दफनाया गया। तो भाई हुआ क्या, 1658 के अंदर औरंगजेब जो इनका बेटा था, इन्होंने क्या किया, अपने पिता को कैद कर दिया जेल के अंदर और वहां पर वो 8 साल जेल में रहे और वहां पर 1666 के अंदर जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, औरंगजेब खुद गद्दी पर बैठ गया और उसके बाद इनको जेल में डाल दिया, 8 साल जेल में रहे, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद इनको जेल से निकालकर आगरा ताजमहल, मुमताज महल जो इनकी बीवी का मकबरा था उनके साथ ही इनको दफना दिया गया। ठीक है, और यहां पर शाहजहां जो था उनका इतिहास जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं औरंगजेब जो इनके पुत्र थे। शाहजहां को बंदी बनाने के बाद 21 जुलाई 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने आगरा के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, औरंगजेब जो है वो देखिए 1658 पे अपने पिता को कैद कर दिया और आगरा के सिंहासन पर खुद का राज्याभिषेक कर लिया। ठीक है, लेकिन उसका वास्तविक राज्याभिषेक दिल्ली में 5 जून 1659 में हुआ। ठीक है, अब जल्दी से अपने पिता को हटाया, अब आगरा की गद्दी के ऊपर भी किसी को बैठना था, तो अगर वहां पर बैठना था तो उन्होंने फटाफट अपने आप को गद्दी पर आसीन कर लिया, लेकिन दिल्ली पर उन्होंने 1 साल बाद 1659 के अंदर अपना राज्याभिषेक, वास्तविक राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, पहले क्या होते थे, अपने आप को उपाधियां दी जाती थी अपने आप को बताने के लिए कि हाँ हम कितने महान हैं, उसके लिए खुद को उपाधियां दी जाती थी। तो उन्होंने भी जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपने आप को उपाधियां दी और क्या दी, अबुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जिंदा पीर। बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की। बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म ना बदलने के पीछे, और जब उन्होंने कहा गया कि आप मुसलमान धर्म कबूल कर लो, उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, तो उनकी हत्या जो है वो कर दी गई। ठीक है, औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा से शुरू किया। जजिया कर जो था वो दोबारा से किसने शुरू कर दिया? औरंगजेब ने, यहां पर भाई। ठीक है, चलिए, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इन्होंने बहुत ज्यादा मस्जिदें नहीं बनवाई, सिर्फ मोती मस्जिद बनवाई और एक इन्होंने अपनी बीबी का मकबरा, बीबी के लिए अपनी पत्नी की याद में एक मकबरा बनवाया जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि इनका मकसद था कि ताजमहल जो है उसकी हूबहू कॉपी बने, तो इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है क्योंकि उसी की नकल पर बनाया गया है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? बीबी का मकबरा। 1707 में दक्षिण में इसकी मृत्यु हो गई और इसे दौलताबाद से कुछ दूर दफना दिया गया। महाराष्ट्र के अंदर इनका जो है वो मकबरा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। इनके बाद, बाबर के बाद बहादुर शाह जफर, आपके जो आखिरी जो मुगल बादशाह थे उनके बारे में। ठीक है, बहादुर शाह जफर उर्फ शाह आलम फर्स्ट मुगल साम्राज्य पर 1707 से लेकर 1712 तक 5 साल का राज्य किया। यह भारत के आखिरी मुगल सम्राट थे। इसके बाद तो अंग्रेजों ने अपने अधीन में ले लिया। ठीक है, सभी को पेंशन वगैरह पे भेज दिया और खत्म कर दिया इन्होंने सिस्टम। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो इन्होंने आखिरी मुगल बादशाह थे, तो इनको कहा गया कि 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व आप कीजिएगा। 1857 की क्रांति को दबाने के बाद जब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबा दिया और दिल्ली को अपने अधीन कर लिया, तो अंग्रेजों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा इन्हें उम्र कैद की सजा के तौर पर रंगून भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? रंगून। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 86 वर्ष की अवस्था में 7 नवंबर 1862 को रंगून, वर्तमान यागून बर्मा, ठीक है, वर्तमान कहां है? म्यांमार के अंदर हुई। उन्हें रंगून में स्वेडागोन पेगोडा के नजदीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां से आपके एक ही सवाल बनता है
कि उम्र कैद के लिए रंगून किसे भेजा गया, तो बहादुर शाह जफर। किसने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का, तो बहादुर शाह जफर। और अंतिम मुगल सम्राट कौन थे दिल्ली के, तो वो थे आपके बहादुर शाह जफर। 3 सवाल यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। चलिए दी एंड हो गया है यहाँ पर आज के लिए। मुगल जो साम्राज्य था, मुगल एम्पायर था, उसका उदय से लेकर अंत तक हमने यहाँ पर पूरा रीड कर लिया है। सो फिलहाल के लिए आज क्लास यहीं ख़त्म होती है, आपसे मिलेंगे अब कल हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दिल्ली सल्तनत और उसके पीछे सारे आंदोलन, भक्ति आंदोलन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता होगी, वो हम पीछे की 4 क्लास में कवर कर चुके हैं। अब हम आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, और मॉडर्न हिस्ट्री को हम 2 ही क्लास के अंदर या एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर हम फैक्ट्स पढ़ेंगे 1967 में क्या हुआ, 1968 में क्या हुआ, ठीक है। सिर्फ जो एग्जाम में आते हैं एक ही क्लास में हम उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।